हेलो बच्चों। तो अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट। तो रिएक्शन रेट के कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्टिंग करते हैं, यानी कि रेट किसी भी रिएक्शन में उसके कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट हैं जो उसके रेट को अफेक्ट करते हैं। तो पहला है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फास्टर विल बी द रिएक्शन, फास्टर बिटवीन द रिएक्शन, यानी कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, रिएक्शन की रेट ज़्यादा होगी। टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक तरह से। फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, यानी कि प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर के राइज पर क्या होता है आपका द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट जो है वो बिकम्स डबल और समटाइम्स ट्रिपल, यानी कि कभी दुगनी कभी तिगनी भी हो जाती है। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का मतलब कैटलिस्ट जनरली इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। जो कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन के रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। कब? बाय लोअरिंग द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम कर कर। तो ये भी कैटलिस्ट है। अब सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, यानी कैटलिस्ट का काम तो यही है, उसकी रेट को ऑल्टर करता रहता है, चेंज करता रहता है, बट उसमें पार्टिसिपेशन नहीं करता पूरी तरह से, मतलब रिएक्शन में विदाउट पार्टिसिपेटिंग ये अपना काम करता रहता है कैटलिस्ट, उत्प्रेरक एक तरह से, यानी कि उसको प्रेरणा देता है रिएक्शन को, चल तो चल। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। लार्जर द सरफेस एरिया फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा आपकी रिएक्शन जो रेट होगा वो उतना ही ज्यादा होगा, रिएक्शन उतनी ही जल्दी फास्ट मूव करेगी। जैसे पाउडर कोक है, एक कोक है, ब्लॉक ऑफ कोक है, उसको जलाओ, टाइम लगता है पूरे फैलने में। चूरा चूरा करके जलाओ उसका पाउडर बना के, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया ना चूरे करने में, और ब्लॉक में वहीं की वहीं रहा, वो टाइटली अट्रैक्टेड थे मॉलिक्यूल। तो सरफेस एरिया बढ़ने पर क्या होता है, रिएक्शन की रेट ज्यादा इंक्रीज होती है। एक्सपोज टू रेडिएशन, एक्सपोज टू रेडिएशन का मतलब है कि कुछ रिएक्शन डू नॉट टेक प्लेस इन डार्क, वो अंधेरे में नहीं होती हैं भाई, तो बट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, वो रोशनी में होती है, जादू धूप वाली। तो इस तरह से H2 plus Cl2 gives us 2HCl, 2AgCl, 2Ag plus Cl2। ये सिल्वर क्लोराइड 10th क्लास में भी पढ़ी हुई है आपने। ये हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन मिलती है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनती है, तो ये सब सनलाइट में या लाइट के प्रेजेंस में होती हैं, तो उसमें भी रिएक्ट रेट का जो रेट होता है रिएक्शन का वो अफेक्ट होता है, यानी कि अफेक्ट मतलब इंक्रीज, रिएक्शन बढ़ेगी कब, होगी कब, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। डार्क होगा जो रिएक्शन डार्क में नहीं होने वाली वो होंगी ही नहीं, कैसे भी नहीं होंगी जितना चाहे करवा लो। लेकिन रेडिएशंस पड़ेंगे उसमें सनलाइट की या कोई अदर लाइट की, तो वो रिएक्शन यदि एक्सेलरेट होती है तो सीधी सी बात है रिएक्शन का रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप इस तरह से इसको इजीली समझ सकते हैं। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है बच्चों, एट अ गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर concentration of reactant with each concentration term raised to power equal to the numerical coefficient। आप सोच रहे होंगे सर ने इतनी लंबी डेफिनेशन पढ़ दी, कैसे समझे, रटने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश जो उसकी लैंग्वेज है उसको इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करना है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए और बी दो रिएक्टेंट है, विद ईच कंसंट्रेशन टर्म, यानी कि हर एक की कंसंट्रेशन टर्म जो है उन पे पावर लगी हुई है, विद ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज टू पावर इक्वल टू द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, जिसमें जो पावर लगी हुई है वो उसी के स्टोइचोमेट्रिक या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट दोनों ही बोलते हैं इसको, तो उसकी जो पावर होती है वो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर है, यानी कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होती हैं। ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। अब ये क्या कहता है, R इजकल टू के ए की पावर ए बी की पावर बी, ए इजकल टू बी इजकल टू 1 मोल पर लीटर। यदि इसकी कंसंट्रेशन यूनिटी ली जाए और बी की सेपरेटली, तो रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होंगे, और इसको हम डिफाइन के तौर पर बनाएंगे
इसी को ही हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन. व्हाट इज रेट कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन. कब? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट, प्रत्येक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या ली जाए? इज टेकन एज यूनिटी ली जाए, यानी कि 1 ली जाए, तो वो हमारा रेट कांस्टेंट किसके बराबर हो जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन की. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन क्या होती है? ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी कि जितनी ज्यादा वैल्यू रेट कांस्टेंट की होगी, जितनी ज्यादा वैल्यू रेट कांस्टेंट की होगी, फास्टर विल बी द रिएक्शन, रिएक्शन उतनी ही तेज होगी. द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ईच रिएक्शन इज डेफिनेट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि हर एक रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, डेफिनेट होती है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी किसी विशेष टेम्परेचर पर, तापमान पर. नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करती, वो उससे इंडिपेंडेंट होती है. तो ये चीज बताई हमने लॉ ऑफ मास एक्शन और के बारे में, और रेट कांस्टेंट की डिफाइन भी बताई आपको, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन. तो इसको इजीली आप समझ सकते हैं, मैंने समराइज किया है आपको. पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा. थैंक यू.